स्टूडेंट्स, वेलकम टू रंजीत ट्यूटोरियल्स। आज जो हम टॉपिक करने जाने वाले हैं वो टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये टॉपिक आपके साइंस 2 का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन शॉर्ट मतलब मेन टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नाउ गाइस टेल मी व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या बोल रही हूं मैं? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कहां से जाएंगे? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to offspring, from parent to offsprings। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कौन से कैरेक्टर्स? अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं, ये कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके बाल, आपका कलर, ये सब कुछ आपके मम्मा पापा के साथ मैच करता है। बिल्कुल भी करता है, क्योंकि वो कैरेक्टर आपको कहाँ से मिला है? मम्मा पापा से ही मिला है। यस गाइस। तो वो आते कैसे हैं? कैरेक्टर ट्रांसमिट कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। आपको अच्छे से पता है कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन है। 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जो जीन या जो डीएनए हमें मिलता है वो 50-50% मिलता है। लेकिन अगर बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो एक ही पेरेंट के जीन हमें ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण वेरिएशंस नहीं आते। अभी दूसरा पॉइंट आया। नाउ व्हाट इज वेरिएशंस? वेरिएशंस क्या होते हैं और ये वेरिएशंस आते क्यों है? वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। वेरिएशंस का मतलब क्या है? डिफरेंसेस। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अभी मैंने बोला ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें 2 पेरेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो मुझे बताइए वेरिएशंस कहाँ आने के चांसेस ज्यादा है? जहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे जीन 50-50% आ रहा है, तो वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाएंगे, ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप ऐसे बोल सकते हो हेरिडिटी लीड्स टू वेरिएशंस। क्या बोल रही हूं मैं? हेरिडिटी लीड्स टू वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस आए या इस हेरिडिटी को हम दूसरा टर्म भी बोलते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? इनहेरिटेंस। हेरिडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। तो आपने यहाँ पे कितने टर्म्स देखे? एक तो पहले हेरिडिटी देखा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। दूसरा टर्म आपने देखा वेरिएशंस। ये वेरिएशंस किसके कारण आते हैं? हेरिडिटी के कारण ही आते हैं। और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। ठीक है? यस, ओके। अगर आपको इसका जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? यस, क्योंकि हमें आगे जाके दूसरा स्लाइड लेना पड़ता है ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, चलो लेट्स मूव फर्दर। जैसे कि मैंने अभी बात की कि हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यस, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसके कारण होते हैं और वो कैसे होते कैसे हैं? आपको पता है ये जो कैरेक्टर्स है, ये स्किन कलर हो या हमारी आंखें हो जो कि रेड, जो ब्राउन हो या ब्लैक हो, कैसे बनती है? ये सब कुछ बनता है प्रोटीन से। किससे बनता है? प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है? ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी के। सब कुछ यहाँ पे प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन ऐसे एवे ही बन जाएगा? इसकी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पेरेंट है, समझो पेरेंट का हेयर क्या है? स्ट्रेट है या कर्ली है, समझो। वो इंफॉर्मेशन हम में आने के लिए कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली डीएनए से आने वाली है।
कहाँ से आने वाली है? डीएनए से आने वाली है। तो इतना आपको पता चला, जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है? डीएनए पे प्रेजेंट होने वाली है। तो वहां पे डीएनए का इंफॉर्मेशन यूज करके ही आगे हम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो प्रोटीन हमारे बॉडी में चाहिए, लाइक हमें गोरा रंग चाहिए या ब्राउन आई चाहिए या स्ट्रेट बाल चाहिए, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके जेनेटिक मटेरियल में छुपी हुई है। तो अगर आपको कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, अगर आपको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ना पड़ेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ना है तो आपको जेनेटिक मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पता है आप में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? डीएनए। कौन सा है? डीएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है? डीएनए, और दूसरा क्या है? आरएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। कौन है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है गाइस? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये खुद, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये खुद एक पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर। यू नो व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर मतलब कुछ नहीं है, ये बहुत सारे मोनोमर एक साथ आएंगे तो एक पॉलीमर की चेन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इनका जो मोनोमर होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों का मोनोमर क्या है? दोनों का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। फिर चाहे वो किसका हो? डीएनए का हो या आरएनए का हो, उसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आके जब जुड़ जाते हैं तब क्या होता है? एक डीएनए या एक आरएनए बनता है। ठीक है, तो अंतर क्या है डीएनए और आरएनए के अंदर? अंतर कुछ नहीं है। एक क्या है? एक डबल स्ट्रैंडेड है और दूसरा एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, बस इतना ही अंतर है। और वो बनते किससे है? मोनोमर से बनते हैं। जो बहुत सारे मोनोमर आके जुड़ जाते हैं तो क्या बनने वाला है? जेनेटिक मटेरियल बनने वाला है। इट कैन बी अ डीएनए, इट कैन बी अ आरएनए। आज हम जो फोकस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो है हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हम में आरएनए जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। ये मोनोमर किससे बनते हैं? ये अभी मैंने बोल तो दिया कि डीएनए जो हमारा है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। वो खुद एक क्या है? मोनोमर है। किससे बनते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड दिस न्यूक्लियोटाइड is made up of sugar, sugar, nitrogenous base, nitrogenous base plus phosphate। किससे बनता है? ये तीन चीजों से बनता है। एक तो खुद शुगर, शुगर कौन सा होगा यहाँ पे? पेंटोज शुगर, उसे हम क्या बोलते हैं? राइबोज। क्या बोलेंगे उसे हम? राइबोज। किससे बना वो? शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ओके, ये तीन चीजों से न्यूक्लियोटाइड बनता है। खुद न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है, वो जोड़ के डीएनए बनेगा, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है। एक है शुगर, एक है नाइट्रोजनस बेस और एक है फॉस्फेट। बच्चों समझ में आया? हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, ओके, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, ओके, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ओके, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसे और वो डीएनए में होता कैसे? अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है पूरा डीएनए, ये है पूरा क्या है? डीएनए प्रेजेंट। ठीक है, डीएनए में ये बैठे कैसे रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये है शुगर। मैंने क्या बोला है? तीन चीजों से बनता है। एक है शुगर, ठीक है, शुगर कौन सा शुगर है यहाँ पे? ये राइबोज शुगर है।
यस, ओके। और उसे कौन अटैच था? और राइबोस शुगर को पढ़ने के लिए पहले नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। कितने कार्बन्स वहां पे होते हैं? 5 कार्बन्स होते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ है, और फिफ्थ ऊपर टंगा हुआ रहता है। ठीक है, यस। यहाँ पे क्या होने वाला है? एच ओ एच। यहाँ पे क्या है? एच एच, और यहाँ पे क्या है? एच ओ एच, और यहाँ पे एच। ठीक है, यस। ओके, और यहाँ पे CH2OH। गेटिंग माय पॉइंट? यस गाइस, ये तो राइबोस शुगर हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला राइबोस शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस होता है और दूसरा क्या होता है? फॉस्फेट होता है। ठीक है, यस। फर्स्ट पे क्या अटैच है? यस, फर्स्ट कार्बन। ये कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ, एंड दिस वन इज फिफ्थ। फर्स्ट पे कौन अटैच होता है? फर्स्ट पे होता है नाइट्रोजनस बेस। कौन अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे फिफ्थ आपको दिख रहा है? फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। कौन होगा? फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। अभी फॉस्फेट ग्रुप को बनाना है आपको। यस, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस, समझ में आया? जस्ट अ मिनट गाइस। यस गाइस, इसे पूरा हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे? न्यूक्लियोटाइड। ओके, ऐसे पूरे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो मैं राइबोस शुगर को बॉक्स के फॉर्म में बनाऊंगी। किसके फॉर्म में बनाऊंगी? बॉक्स के फॉर्म में बनाऊंगी। ऐसा एक बॉक्स है समझो, राइबोस शुगर, और उसके फर्स्ट कार्बन के क्या है? नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट अटैच है। ये ऐसा बन गया। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया उसे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये मैंने बोला तो कि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये कैसे होने वाला है? ये यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है, और नीचे भी एक दूसरा बॉक्स है। यहाँ पे फॉस्फेट है उसका, और यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट है, और यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक साथ जुड़ते हैं और डीएनए बनता है। सेम फॉर दिस स्ट्रैंड, बिकॉज हमारा जो डीएनए है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस, ओके। तो ये तो समझ में आया कि डीएनए हमारा किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने बोला नाइट्रोजनस बेस, अभी ये नाइट्रोजनस बेस होते क्या है? नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक है प्यूरीन, और दूसरा क्या है? पिरिमिडीन। यस, प्यूरीन कौन कौन से है? प्यूरीन है एडेनाइन, एडेनाइन। दूसरा कौन है? गुआनाइन। प्यूरीन कौन कौन से है? एडेनाइन एंड गुआनाइन। एडेनाइन, और दूसरा कौन सा है? गुआनाइन। अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं तो पहले कौन से है? यहाँ पे ये एडेनाइन है, ये गुआनाइन है। पिरिमिडीन में होते हैं साइटोसाइन, थाइमिन एंड यूरासिल। ये नाम आपने पहले सुने हैं, साइटोसाइन, थाइमिन एंड यूरासिल। यस, समझ में आया आपको? यस गाइस, इतना समझा? ओके, अगर इसका आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर का बनाना है तो बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। ओके, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये समझना, डीएनए का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर देन। ठीक है, हमने न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ लिया, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिए। डीएनए में क्या होता है गाइस? डीएनए में अगर आप देखोगे तो ए है, ए मतलब क्या? प्यूरीन। प्यूरीन में जो एडेनाइन एंड गुआनाइन है उसके इनिशियल्स हम यूज करते हैं। एडेनाइन को हम क्या लेते हैं? ए लेते हैं। क्या लेते हैं? ए। और गुआनाइन को हम क्या लेंगे? जी लेंगे। साइटोसाइन को सी लेंगे। थाइमिन को क्या लेंगे? टी लेंगे। ओके, और यूरासिल को यू लेंगे। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एक तो ए, टी, और दूसरा जी एंड सी। एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। जैसे मैं आरएनए की बात करूं तो उसमें कौन कौन होता है? ए,
टी नहीं होगा, टी बिल्कुल भी नहीं होगा, इनकी जगह होगा यू। यू मैंने लिखवा के दिया था, वो पिरिमिडीन है, यूरासिल है। क्या है वो? यू इज यूरासिल। और जी एंड सी कुछ अलग है इसमें? कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ थाइमिन की जगह हमें क्या करना है? यूरासिल डालना है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस। अभी हमें फोकस करना है डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर क्यों? बिकॉज हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस कैरेक्टर्स बनने वाले हैं वो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन को पढ़ के बनने वाले हैं। यस। तो ये जानने के लिए आपको पैरिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन किसके साथ पैर होता है? अगर पैरिंग हम देखेंगे किसमें? डीएनए में देखेंगे तो ए जो है, ए किसके साथ पैर होता है? ए पैर होगा टी के साथ। किसके साथ? टी के साथ। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ पैर होता है, इतना याद रखो। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के साथ पैर होता है। दूसरा प्यूरिन कौन सा था? जी। वो किसके साथ होगा? सी के साथ। साइटोसिन का क्या है? पिरिमिडीन है। बीच में जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। ए और टी में हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सेम फॉर जी एंड सी। ओके, इन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पैरिंग समझे आपको क्या है पैरिंग? ठीक है, यस। तो ऐसे पैरिंग चलती है। अगर मैं बात करूँ, ये तो डीएनए की होगी, अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो आरएनए में पैरिंग कैसे होती है? सेम होती है, सिर्फ अलग क्या है? जो टी होता है, पिरिमिडीन होता है, टी की जगह यू आ जाता है सिर्फ। तो हम ए को किसके साथ करेंगे पैर? डबल बॉन्ड यू के साथ करेंगे। अगर जी की बात करें तो सेम कंडीशन लाइक डीएनए, ट्रिपल बॉन्ड से हम पैर करेंगे सी के साथ। Getting my point, guys? Yes. Pairing समझा आपको? Yes. Okay. Let's move further then. ओके, तो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूरा जान लिया। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कैसे पेयरिंग होती है, किससे बनता है न्यूक्लियोटाइड। आगे हम जाएंगे कि डीएनए के ऊपर ऐसा क्या होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किस मतलब कैसे पाई जाएगी? यहाँ पे इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में ही पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में ही पाई जाती है। अभी मैंने बोला जो डीएनए है, क्या बोल रही हूँ मैं? जो डीएनए है वो कितने लेटर से बनता है? कितने लेटर से? लेटर क्या है? अभी जो मैंने आपको नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया वो एक लेटर है। कितने लेटर से बने थे? ए, दूसरा क्या है? टी और जी एंड सी। ठीक है, डीएनए के पास खुद की इंफॉर्मेशन है इन अ फॉर्म ऑफ लेटर्स। कितने लेटर है? 4 लेटर। ठीक है, ओके, यस। तो वो हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है। प्रोटीन सिंथेसिस आपका नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोटीन सिंथेसिस में किसकी जरूरत है? ये है डीएनए। यस गाइस, ये क्या है? डीएनए। और जैसे कि मैंने बोला डीएनए के ऊपर क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? यस, नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में। जो यहाँ पे शुगर लेके बैठा है, न्यूक्लियोटाइड लेके बैठा है, किसे? नाइट्रोजनस बेसिस को। यहाँ पे कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। पैरिंग कैसे चलती है? ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, और ये भी यहाँ पे ए और जी और सी के बीच में कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे पैरिंग इनकी चलती है। ऐसा पूरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐसे अरेंज होता है। इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में रहती है। कितने लेटर से? सिर्फ 4 लेटर। ठीक है, इनको पढ़ के, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम आगे क्या बनाते हैं? हम आगे बनाने वाले हैं अभी एमआरएनए। क्या बनाने वाले हैं हम आगे? एमआरएनए। हम डीएनए से क्या बनाने वाले हैं? अब डीएनए से हम बनाएंगे एक मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो भी बनेगा वो हमारे कैरेक्टर को दर्शाएगा। ठीक है, अब हम आगे बनाएंगे एक एमआरएनए, और एमआरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। कैसे रहेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा, क्योंकि आपको पता है आरएनए कैसे होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए। क्या बोलेंगे इसे हम? एमआरएनए। गेटिंग माय पॉइंट? और जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और उसी एमआरएनए से आगे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनने वाला है?
प्रोटीन बनने वाला है। ओके, अभी प्रोटीन क्या, देखो प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, इनका भी एक मोनोमर होता है। क्या होता है, इनका भी एक क्या होता है, मोनोमर होता है। जैसे आपने देखा था डीएनए का भी एक मोनोमर था, वो क्या था, न्यूक्लियोटाइड था। वैसे ही प्रोटीन का मोनोमर है। कौन है प्रोटीन का मोनोमर, आपको अगर पता होगा तो प्रोटीन का मोनोमर है अमाइनो एसिड्स। क्या है इसका मोनोमर, अमाइनो एसिड। इनका मोनोमर क्या होगा, अमाइनो एसिड। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे तब ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। यस, समझा बच्चों, यस, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। यस, हमने क्या किया, हमने प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट किया है। हमने देखा कि हम डीएनए से क्या बना रहे, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना रहे। कैसे बनाया, बिकॉज इनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है ना फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसे हम पढ़ा जाता है, उन लेटर्स को पढ़ा जाता है, फिर वो एमआरएनए बनाते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं बात करूं एमआरएनए से हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है। जब डीएनए से आरएनए बनता है, क्या बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तब उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा उसका मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड रहता है। क्या रहता है, अमाइनो एसिड उसका मोनोमर है। जब ढेर सारे अमीनो एसिड आके जुड़ जाते हैं तब क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो आपको इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलेंगे, सेंट्रल डॉगमा। यस, ओके। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छे से देखोगे तो आपको समझेगा कि इसको पढ़ के इन्होंने एमआरएनए बनाया। इसको किसको पढ़ के, इसे पढ़ के। इनके ऊपर लेटर्स थे, मैंने क्या बोला, इनके ऊपर क्या थे, 4 लेटर्स थे, ATGC। ठीक है, ये लेटर्स क्या बनाते हैं, ये लेटर्स को पढ़ा जाता है, ये लेटर के वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, ओके, उसे हम वर्ड्स बनाते हैं, कितने भी लेटर्स के हम वर्ड्स बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 लेटर के वर्ड बनाएंगे। कितने लेटर के, 3 लेटर्स के ये वर्ड बनाएंगे। अभी कैसे बनाएंगे, आपने अगर यहाँ पे आरएनए देखा है, आरएनए का भी लेटर उसी फॉर्म में है। एक तो ए होगा, टी यहाँ पे नहीं पाया जाता, यहाँ पे टी की जगह क्या पाया जाता है, यू या जी या सी, फिर से यू ले लो या ए ले लो, ऐसे दिखेगा पूरा एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। उससे जाके उसे पढ़ के हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ये तो सेंट्रल डॉगमा मैंने ओवरव्यू दिखाया। अभी देखते हैं कि एमआरएनए को कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ा जाता है ताकि आगे जाके क्या बने, प्रोटीन बने। ठीक है, यस, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, ओके फाइन, लेट्स मूव फर्दर। देखो ठीक है, हमने एमआरएनए तो बनाया, ठीक है। आप बोलोगे मैम हमने तो बोला था हमारे बॉडी में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए, नो डाउट, उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ के ही हमने प्रोटीन बनाया है। लेकिन जो बीच वाला जो एमआरएनए आ रहा है वो नॉन जेनेटिक फॉर्म में। हम में जो आरएनए रहते हैं वो किस फॉर्म में है, नॉन जेनेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, नॉन जेनेटिक फॉर्म में आरएनए प्रेजेंट है। कितने प्रकार के आरएनए हैं हमारे पास, अगर देखा जाए तो हमारे पास एमआरएनए है, ठीक है, फिर कौन है, टीआरएनए है, और दूसरा क्या है, आरआरएनए है। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए। क्या फुल फॉर्म है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, यस, क्या फुल फॉर्म है, मैसेंजर आरएनए। और इसका क्या फुल फॉर्म है, यस, ट्रांसफर आरएनए। और ये है राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए रोल प्ले करेंगे प्रोटीन बनाने में। जैसे आपने एक देखा कि एमआरएनए बन गया है मैसेंजर, वो मैसेज देगा, ठीक है, आगे जाके उसके प्रोटीन्स बनने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, हमने जो बनाया था वो पूरा एमआरएनए बनाया था, यस गाइस, ये क्या है,
mRNA, ठीक है, ये क्या है, mRNA। mRNA के ऊपर क्या था, ये पूरा था mRNA, ठीक है, ये इस mRNA के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ था मतलब उनके वर्ड्स क्या था, ए, एक यू, ए जी, फिर सी होगा, फिर से यू ले लो, फिर से ए ले लो, ठीक है, यस, ऐसा कुछ तो mRNA आया था हमारे पास डीएनए से बनके, डीएनए को पढ़ के हमने बनाया था, जो जीन वहां पे प्रेजेंट है उसको पढ़ के हमने वो आरएनए बनाया था, ये क्या है, mRNA, क्या है ये, mRNA, ठीक है। अभी मैंने बोला ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनते हैं, वो इसके थ्रू ही बनेंगे, लेकिन ये अमीनो एसिड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, उनको बुलाया जाता है इनके थ्रू प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन हमारे अमीनो एसिड को ना इनकी भाषा समझ में नहीं आती, कौन सी भाषा है इनकी, ए यू जी सी के फॉर्म में भाषा है, इनको नहीं समझ में आती, तो वो कैसे प्रोटीन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन बनाना है, समझो हेयर का प्रोटीन बनाना है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, उसको बनाना है तो उसका उसका जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनको समझने के लिए हम बुलाते हैं बीच में एक ट्रांसलेटर को, किसको बुलाएंगे, ट्रांसलेटर को, उसे हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए, क्या बोलते हैं हम, टीआरएनए, क्या बोलेंगे, टीआरएनए। तो टीआरएनए दिखता कैसा है, टीआरएनए समथिंग ऐसा होता है, ठीक है, ये टीआरएनए है, ओके, ये ऐसा आएगा, ओके, ये टीआरएनए से आते हैं और यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे जुड़ेंगे भाई, देखो अभी ये जुड़ने के लिए अभी पढ़ते कैसे हैं, मैंने क्या बोला, लेटर्स तो है लेकिन इनके वर्ड्स जो बनते हैं वो हमेशा 3 लेटर के साथ बनते हैं। अब भी यहाँ पे अच्छे से देखो, ये जो वर्ड है आपको दिख रहा है, यूजीसी, क्या है ये, यूजीसी, इनके जो वर्ड्स बनेंगे इनको पढ़ा जाएगा सिर्फ 3 लेटर्स में पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, 3 लेटर्स के अंदर ही उन्हें पढ़ा जाएगा, देखिए यूजीसी, ठीक है, ये इनका वर्ड है, किसका वर्ड, एमआरएनए का। और ये टीआरएनए भी उनको ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, व्हाट इज ट्रिपलेट, बिकॉज उसमें 3 लेटर है, क्या है उसमें 3 लेटर है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। इसे पढ़ो या चाहे आप इधर एक ऐड कर दो, यस, इसे पढ़ो, ये भी क्या है, ट्रिपलेट है, क्या है ये, ट्रिपलेट है, ओके। और उस ट्रिपलेट को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन, क्या बोलेंगे, कोडॉन। क्वेश्चन आ सकता है कि एमआरएनए के ऊपर ऐसा क्या होता है जो टीआरएनए ट्रांसलेट करके बताएगा, दैट इज कोडॉन। कोडॉन क्या है, 3 लेटर से बनता है, 3 लेटर का एक वर्ड है, हमेशा 3 लेटर का ही बनेगा वर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो एंटीकोडॉन, ये टीआरएनए आया यहाँ पे, अब ये जुड़ेगा कैसे और बताएगा कैसे उसको, देखो ये है कोडॉन, समझो ये क्या है, ये यूजीसी क्या है, कोडॉन है, क्या है ये, कोडॉन। इसके विपरीत उल्टा वहां पे एंटी कोडॉन प्रेजेंट रहता है, एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा वहां पे प्रेजेंट रहने वाला है, ये भी एमआरएनए, ये भी आरएनए है, ये नीचे वाला क्या था, एमआरएनए था, ऊपर वाला क्या है ये, इसे हम बोलते हैं टीआरएनए। मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखवा के दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, एक एमआरएनए हो गया, अब आ गया टीआरएनए, ठीक है, कौन आ गया है, टीआरएनए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप है, यहाँ पे यू है, तो मुझे बताइए आरएनए के अंदर मैंने आपको पहले लिखवाया था, यू किसके साथ पैर करेगा, यू पैर करता है ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, जी किसके साथ, सी के साथ, और सी किसके साथ, जी के साथ पैर करने वाला है। ऐसे वो लेके आते हैं ताकि वो ट्रांसलेट कर पाए, क्या कर पाए, ट्रांसलेट कर पाए इस भाषा को और अमीनो एसिड को मैसेज दे पाए। जैसे ये आके एंटीकोडॉन इस कोडॉन एमआरएनए के कोडॉन के साथ जुड़ जाएंगे, टीआरएनए के एंटीकोडॉन, वैसे एक मैसेज जाता है और बाहर से एक अमीनो एसिड आके यहाँ पे चिपक जाता है जो आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एयूजी को ले लो, ये वाला एयूजी उन्होंने पढ़ा, एयूजी एमआरएनए के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, एयूजी इनके ऊपर एमआरएनए के ऊपर था, वो पढ़ के किस टीआरएनए उसे पढ़ लिया, ठीक है। तो आगे देखिए ये एयूजी कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा, मीथेनॉल, कौन सा,
मीथेनॉल और वो वहां पे आके जुड़ जाएगा। ऐसे साइकिल पूरी चलती रहती है, ठीक है। यस, आगे चलती जाएगी ऐसे ऐसे। फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है, टीआरएनए एक एक को पड़ेगा और ये एमआरएनए ऐसे आगे आगे जाता जाएगा, ठीक है। इसको अटैच एक दूसरा होता है, तीसरा वन जो बच गया है यहाँ पे, जो कि है राइबोसोमल आरएनए। क्या है ये? राइबोसोमल आरएनए ऐसे यहाँ पे होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलोकेशन करवाने के लिए हेल्प करने वाला। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? भाई ये समझो ये ट्रेन है, ठीक है, वो आगे आगे जा रही है और उसे टीआरएनए पढ़ रहा है पूरा, और उसके हिसाब से अमीनो एसिड को बुला बुला के यहाँ पे ऊपर ऐसे चेन बना रहा है। किसकी चेन बना रहा है वो? अमीनो एसिड की चेन बना रहा है, मतलब प्रोटीन बना रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। यस, तो उसको ऊपर जो राइबोसोम आ रहा है उसको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। जब वो आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब समझा आपको? ट्रांसलोकेशन का मतलब है जब राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए, इसे हम क्या बोलेंगे? आरआरएनए। जब एमआरएनए के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। ओके, क्या बोलने वाला है? ट्रांसलोकेशन। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एक तो हमने ट्रिपलेट पढ़ लिया, यस, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोडा। दूसरा क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ओके। यस, दिख रहा है आपको? उधर नहीं दिख रहा है शायद, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। यस, हम अगले पेज पे लिखते हैं। अगर आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। यस, ले लिया सबने? ओके, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन, ओके, क्या कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ एमआरएनए टू अनदर पॉइंट ऑफ आरएनए, ठीक है। यस, ओके। ट्रांसफर ऑफ राइबोसोमल आरएनए फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ mRNA to another point, ठीक है। ओके, यस, तो इससे हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन पूरा बन चुका है। क्या बन चुका है? प्रोटीन बन चुका है। कुछ नहीं किया हमने, सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा, डीएनए को पढ़ा और उससे हमने क्या बनाया? एमआरएनए बनाया। एमआरएनए से हमने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन कैसे बनाया? एमआरएनए को सिर्फ एमआरएनए को नहीं पढ़ पाता है। कौन नहीं पढ़ पाता? अमीनो एसिड, जो जिससे प्रोटीन बनता है। तो बीच में हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। ट्रांसलेटर कौन है? टीआरएनए। और उसको ट्रांसलोकेट करने वाला कौन है? आरआरएनए, ताकि गाड़ी आगे बढ़ती जाए और ऊपर ऐसा प्रोटीन बनते जाए, ठीक है। यस, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस था। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हुआ? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ओके। कोडॉन, कोडॉन के फॉर्म में उसे पढ़ाया जाता है, 3 लेटर्स के फॉर्म में उसे पढ़ाया जाता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अगर आगे वाला टॉपिक आपके इसमें आता है, दैट इज म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का मतलब क्या है? अगर मैंने बोल दिया कि समझो ये क्या है? डीएनए, हम पढ़ेंगे आगे हम म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन एक शॉर्ट टॉपिक है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? डीएनए है, ठीक है। डीएनए के ऊपर कौन थे? न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पे बॉक्स बना लो, ये है बॉक्स। आपको पता है बॉक्स क्या है? ये शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा और यहाँ पे कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस बना लो, ठीक है। टी रहेगा, यहाँ पे यू नहीं रहेगा बिकॉज ये डीएनए है, ओके। और यहाँ पे जी, सेम यहाँ पे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। ए हमेशा टी के साथ पैर करता है और टी ए के साथ और ये सी के साथ, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे समझो कुछ इश्यू हुआ। म्यूटेशन होना मतलब क्या? डिलीट होना। कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर डिलीट हो गया या ऐड हो गया तो क्या होने वाला है? पूरा पैटर्न का चेंज हो जाएगा। पहले क्या था? एटीजी था, लेकिन जब म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ? जब म्यूटेशन हुआ तब क्या बन गया? इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए के अंदर क्या हो गया? यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी था समझो, और यहाँ पे जी था, लेकिन टी क्या हो गया? टी डिलीट हो गया। टी क्या हो गया? डिलीट हो गया। टी डिलीट हुआ, इसीलिए जब भी इससे एमआरएनए बनेगा वो क्या बनने वाला है? थोड़ा अलग बनने वाला है।
क्योंकि पहले जो एमआरएनए बनने वाला था वो कैसे पढ़ के बनने वाला था, ATG ऐसे पढ़ के इंफॉर्मेशन उसको इस फॉर्म में थी, तो उससे एमआरएनए बनने वाला था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ, एक डिलीट हो गया पूरा, एक न्यूक्लियोटाइड पूरा क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। इसीलिए पूरा भी जो जो भी फॉर्म पढ़ोगे वो पूरा उल्टा होने वाला है या डिफरेंट होने वाला है, जिसके कारण प्रोटीन भी क्या होगा, अलग बनने वाला है। ठीक है, यस। फॉर एग्जाम्पल अभी कैसे पढ़ा जाएगा, आगे समझो यहाँ पे सी है, अब कैसे पढ़ा जाएगा, पहले पढ़ा जा रहा था ATG, अब पढ़ा जाएगा AGC। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण प्रोटीन भी दूसरा आ जाएगा। अगर ATG को पढ़ने के बाद mRNA अलग बन के प्रोटीन अलग, फॉर एग्जाम्पल उसको अमीनो एसिड आ रहा था 1 आ रहा था समझो, ठीक है, पहला अमीनो एसिड हमारे बॉडी में 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। समझो ATG को पढ़ के कौन सा अमीनो एसिड आ रहा था, फर्स्ट वाला अमीनो एसिड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ATG नहीं है, हम ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन है, AGC। ठीक है, यस। तो डीएनए से तो तुरंत प्रोटीन नहीं बनेगा, इसका क्या बनने वाला है, पहले आरएनए बनने वाला है। यस, क्या बनने वाला है, आरएनए बना, पहले इससे जो आरएनए बनता वो अलग बनता, यस गाइस, लेकिन इससे जो बनेगा वो अलग बनेगा, तो इसको पढ़ा भी अलग ही जाएगा, जिसके कारण प्रोटीन पहले 1 बनने वाला था, लेकिन अभी वो प्रोटीन नहीं बनेगा, अभी दूसरा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, यस। ये म्यूटेशंस कैसे हो सकते हैं, डिलीशन भी हो सकता है, उसका इफेक्ट हमारे कैरेक्टर के ऊपर हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक इफेक्ट भी हो सकता है या देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। ठीक है, यस। डैमेजेबल है या नहीं है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है म्यूटेशन, या नेगेटिव वे में भी म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन कहाँ पे होते हैं, डीएनए के ऊपर होते हैं। ठीक है, यस, ओके। उसमें क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है या एडिशन हो सकता है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है और प्रोटीन अलग बनते हैं mRNA से। सिंपल। तो म्यूटेशन का समझ में आया, और इसी म्यूटेशन के कारण इवोल्यूशन होता है। आपका सेकंड सब टॉपिक है इसका, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्यों होता है, जब आपके डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण कोई अलग प्रोटीन बना, जिसके कारण प्रोटीन अलग बना मतलब वेरिएशंस आ गए ना, प्रोटीन अलग बना मतलब वेरिएशंस आ गए, कैरेक्टर चेंज हो गया ऊपर हमारा। ठीक है, यस, जिसके कारण इवॉल्व होगा कोई भी इंसान, उसके कारण क्या, एनिमल क्या होने वाला है, इवॉल्व होने वाला है। यस, तो म्यूटेशन लीड्स टू एवोल्यूशन, क्या होने वाला है, any mutation can leads to evolution। yes, okay। तो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी हो सकता है या रेट्रोग्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, यस, समझ में आ रहा है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, एवोल्यूशन। चलो गाइस, हम आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, दैट इज एवोल्यूशन। अभी मैंने बोला ये एवोल्यूशन किसके कारण आते हैं, ये एवोल्यूशन आते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण। और ये म्यूटेशन किस में होता है, ये म्यूटेशन होता है डीएनए के अंदर। कहाँ पे होने वाला है ये म्यूटेशन, डीएनए के अंदर होने वाला है। म्यूटेशन लीड्स टू एवोल्यूशन। और ये एवोल्यूशन क्या है, ये एवोल्यूशन इतना मतलब आज मतलब म्यूटेशन हो गया तो तुरंत कल एवोल्यूशन होगा, नहीं, ये बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या है ये, बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसा है ये, बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल पहले कई सालों पहले एक स्पीशीज ए हुआ करता था, एक स्पीशीज क्या हुआ करता था, ए हुआ करता था, और उसका ग्रेजुअली म्यूटेशन, स्लोली म्यूटेशन होने लगा, जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गया स्पीशीज बी में। किसमें कन्वर्ट हो गया, वो स्पीशीज बी के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। यस, किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पीशीज बी के अंदर। तो ये कैसा प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट, यस गाइस, ओके। एवोल्यूशन इतना तुरंत नहीं होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। नाउ पहला सेल जो हमारे अर्थ के ऊपर बना था वो 3.5 बिलियन ईयर अगो बना था। यस, कितना, 3.5 बिलियन ईयर अगो बना था। ठीक है, तो ये सेल कैसे बना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेल पहले कैसे बना होगा, देखो पहले तो हमारे यहाँ मतलब ओशंस से सिर्फ पानी था। ओशंस के अंदर क्या था, ओशन के अंदर अगर हम देखें, ओशंस के अंदर ज्यादातर आपको सिंपल एलिमेंट्स मिलते थे। क्या मिलते थे, सिंपल एलिमेंट्स मिलते थे, जिससे बाद में क्या बने,
कंपाउंड एलिमेंट्स बन गए। यू नो व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सिंपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एलिमेंट्स बाद में वो बन गए, ठीक है। कंपाउंड एलिमेंट्स में क्या है, एक तो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, यस, एक तो इनऑर्गेनिक फॉर्म हो सकता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मतलब क्या, ऑर्गेनिक मतलब CHO और बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम सोडियम जो भी आता है वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, यस। तो मैं क्या बोल रही थी, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल बना है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बना है, ठीक है। हम अभी इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यस, ओके। तो ये कैसे बना होगा, पहले तो ओशंस थे, सब जगह पानी पानी था। पहले तो ऐसा मतलब पानी बना कैसे, पहले तो पूरी धरती क्या थी, पूरी धरती अ, बहुत ही गर्म थी। क्यों गर्म थी, बिकॉज पहले पानी डायरेक्टली नहीं बना था, धीरे धीरे वो कंडेंस होके पानी बना है, फिर जाके पहला सेल आया 3.5 बिलियन ईयर को, ठीक है। और ये सेल कैसे बना, ये सेल बना सिंपल एलिमेंट से बना जो पानी में थे पहले, उससे कंपाउंड एलिमेंट्स बनाए, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बना है, ठीक है, यस। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों ने थियरीज दी, क्या दिया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर थियरीज दी। अभी ये थियरीज ऑफ एवोल्यूशन आपके बुक के अंदर दो इंपॉर्टेंट थियरीज दी है, उसको आपको ध्यान रखना है। एक तो है डार्विनिज्म और दूसरा क्या है, लमार्किज्म। ये दो थियरीज ही आपको पढ़नी है और इसका मेन पॉइंट ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, यस। तो पहले तो आपको पता चला कि फर्स्ट सेल कैसे बना है, फर्स्ट सेल बना होगा, यस, जो फर्स्ट सेल बना है, यस, वो कैसे बना, कॉम्बिनेशन से बना। किसके कॉम्बिनेशन से फर्स्ट सेल बना, अभी मैंने बताया था, यस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। कैसे बना, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यस गाइस, ओके। तो अब हम आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक को, जो इसका एक मेन टॉपिक है, दैट इज थियरी, थियरीज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अभी कौन कौन से थियरीज आए वो जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस। एक तो मैंने क्या बोला, थियरीज कौन कौन से है, पहली जो थियरी है वो है डार्विनिज्म। कौन सा है, डार्विनिज्म, ठीक है, यस। इसने क्या बोला, इसने बोला इस थियरी को हम क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलेंगे, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलेंगे, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और यस, और इसका और एक लाइन थी, दैट इज ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। इसका मतलब क्या होता है, नाउ ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन के अकॉर्डिंग इसे लगता था जो फिट है वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। कंपटीशन बहुत होता है, आपको पता है, जो कॉम्पिट कर पाएगा वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा, नेचर उसे ही सिलेक्ट करेगा, अदर विल पेरिश आउट, अदर विल पेरिश आउट। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया जाएगा, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। व्हाट इज दैट, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। ये दो वर्ड्स आपको अच्छे से, दो लाइंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसमें ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसने किस फिटनेस की बात की है भाई, व्हाट इज दिस फिटनेस, फिटनेस यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, ये फिटनेस कौन सा, पता है, रिप्रैक्टिव फिटनेस। कौन सा, रिप्रैक्टिव फिटनेस, ठीक है, रिप्रैक्टिव फिटनेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग डार्विन के अकॉर्डिंग जिसका रिप्रैक्टिव फिटनेस ज्यादा अच्छा था, जो कॉम्पिट कर पा रहे थे यंग वंस, वही उसे ही नेचर उसे सेलेक्ट कर पा रहा था, नहीं तो बाकी सब पेरिश हो रहे थे। अगर हम एग्जाम्पल ले, इसका क्या करें, हम एक एग्जाम्पल ले, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। कौन सा एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अभी देखते हैं डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है।
इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में इसने जो एग्जाम्पल दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइक आप समझो 1700 में, यहाँ पे तब इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तब क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये समझो एक ट्रंक है, इसका ट्रंक है, ट्रंक किसका होता है गाइस, पेड़ का ट्रंक है, यस ओके। ये पेड़ का ट्रंक पहले कैसा था, लाइट था, लाइट लाइट ब्राउन था समझो, यस ओके। और इसके ऊपर बहुत सारे मॉथ्स आते थे। मॉथ कैसे होते हैं, मॉथ बटरफ्लाई लाइक दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, बटरफ्लाई लाइक दिखते हैं। दो प्रकार के मॉथ थे, एक तो था व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर्ड मॉथ, ठीक है, और दूसरा क्या था, ब्लैक कलर्ड या डार्क कलर्ड बोल सकते हो, ब्लैक कलर्ड मॉथ, यस ओके, व्हाइट कलर्ड एंड ब्लैक कलर, ठीक है। अभी क्या हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब 1700 की बात थी, तब लाइट ब्राउन कलर का इनका ट्रंक हुआ करता था, दोनों भी आके यहाँ पे बैठ जाते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। ये कौन सा मॉथ है, ये व्हाइट कलर का है, समझो हम ब्लैक वाला भी आया, ठीक है। ब्लैक वाला तो दिखेगा नहीं, हम लेंगे कौन सा, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, यस। तो ये आके बैठ गया, ठीक है। अभी लाइट ब्राउन कलर है तो कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब समझते हो आप, कैमोफ्लेज क्या होता है, छुप जाना, ट्रंक के कलर में छुप जाना। कौन सा मॉथ छुप सकता है, व्हाइट कलर का मॉथ छुप सकता है, यस समझ में आ रहा है। और जो ब्लैक कलर का मॉथ था वो दिख रहा था उसके ऊपर, ठीक है, यस। तो ऊपर से जो प्रीडेटर्स आ रहे थे, प्रीडेटर्स पता है जो खाने वाले, लाइक फॉर एग्जांपल बर्ड्स आके इनको पहचान के इनको खा लेते थे, तो इनकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, बहुत ही कम होने लगी, इनकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, बहुत ही कम होने लगी। और कौन ज्यादा सर्वाइव करने लगा, व्हाइट वाले मॉथ ज्यादा सर्वाइव करने लगे, ठीक है। ये कब की बात है, ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली बात है, कब है ये, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, यस ओके। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, तब क्या हुआ, तब अब दूसरा एक केस, ये केस वन था, केस वन में क्या हुआ, कौन बढ़ा सबसे ज्यादा, कौन कैमोफ्लेज हो रहा था, व्हाइट कलर लाइट कलर्ड मॉथ कैमोफ्लेज हो रहे थे बिकॉज लाइट ब्राउन कलर था, लेकिन ब्लैक कलर वाले मॉथ दिख रहे थे। तो कौन बढ़ गए ज्यादा, ये बढ़ गए और ये घट गए, घट गए क्योंकि प्रेडेटर आके इसे खा रहा था। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, क्या देखें, केस टू देखें, तो केस टू में क्या होता है, अगर मैं केस टू की बात करूं, इसकी बात करूं केस टू की, तो यहाँ पे भी एक ट्रंक है, ठीक है, यस। ये समझो आफ्टर वाला सीन है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने, ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो ट्रंक था वो डार्क हो गया, क्यों डार्क हो गया, सूत पता है, कार्बन आके यहाँ पे जम गया ट्रंक के ऊपर, ठीक है, यस, सूत आके यहाँ पे बहुत सारा जम गया, तो इसका कलर कैसे हो गया, डार्क। तो यहाँ पे भी दो प्रकार के मॉथ थे, ठीक है, एक तो व्हाइट कलर्ड दैट इज लाइट कलर्ड वाला मॉथ, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ब्लैक कलर्ड वाला, कौन सा है, ब्लैक कलर्ड वाला या डार्क कलर्ड वाला, ओके। तो अभी मुझे बताइए कौन सा कैमोफ्लेज होगा यहाँ पे, कैमोफ्लेज होने के लिए अभी अभी इसकी बारी आई, ब्लैक मॉथ यहाँ पे उठ के नहीं दिखेगा बिकॉज बैकग्राउंड भी क्या हो गया, ब्लैक हो गया बिकॉज ऑफ दी पॉल्यूशन, यस ओके। और अब किसकी बारी है, अभी व्हाइट मॉथ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखने लगी प्रेडेटर को, और प्रेडेटर आके उसे खाने लगा, गेटिंग माई पॉइंट, यस। जिसके कारण व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, यस ओके, क्या हो गया इसका, बढ़ गया, ओके ओके, क्या हो गया इसका, सॉरी गाइस वो चला गया था, कुछ दब गया होगा मेरे से, ओके। किसका पॉपुलेशन बढ़ गया यहाँ पे, व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन घट गया, क्यों घट गया, बिकॉज वहां पे वो दिखने लगे, क्या होने लगा, वहां पे वो दिखने लगे, क्या हो गया, ये घट गया, और ब्लैक वाला क्या हो गया, बढ़ गया, बिकॉज ये कैमोफ्लेज होने लगे, छुपने लगे इसमें। आपको समझ में आया, नेचर को उसे ही चुना जो फिटेस्ट था। इस दौरान फिटेस्ट कौन था, इस दौरान फिटेस्ट व्हाइट था बिकॉज वो छुप रहा था, लेकिन इस दौरान कौन था, ब्लैक, बिकॉज ब्लैक यहाँ पे कैमोफ्लेज हो रहा था। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मेलानिज्म मतलब पिगमेंट है, डार्क, जितना ज्यादा मेलानिन हमारे स्किन में होगा, प्रोटीन प्रोटीन है वो ज्यादा जितना होगा उतना डार्क कलर होता है, इसीलिए उन्होंने नाम दिया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म,
ठीक है, ओके, समझ में आया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एक एग्जाम्पल जो कि किधर आता है, डार्विनिज्म में आता है। ओके, डार्विनिज्म थियरी में आता है। अभी नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट थियरी जो बोलती है दैट इज लमार्किज्म। क्या है वो, लमार्किज्म। ठीक है, नेक्स्ट थियरी क्या है, लमार्किज्म। लमार्किज्म क्या बोलता है, ये थियरी क्या है, ये थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, या इसे हम बोल सकते हैं यूज और डिसयूज थियरी। यूज और डिसयूज थियरी इसे बोला गया है। मतलब क्या, और दूसरा क्या बोले, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, इट्स अ थियरी, थियरी ऑफ inheritance of acquired characters, theory of inheritance of acquired characters, okay, acquired characters। बच्चों अभी ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो कोई भी थ्योरी आती है तो लाइन को फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डार्विनिज्म में हमने देखा, दो लाइन देखे, क्या लाइन था, पहला तो लाइन था, ठीक है, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव, और उन्होंने बुक भी लिखी थी डार्विन ने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की। ओके, नेचर ओनली सेलेक्ट्स दोज हु आर फिट। ओके, समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो दो लाइन है, यूज और डिसयूज थियरी एंड थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। व्हाट इज यूज एंड डिसयूज थियरी, ये यूज एंड डिसयूज थियरी किसके बारे में पता है, ऑर्गन के बारे में। ठीक है, जो ऑर्गन आपके बॉडी में अभी काम कर रहे हैं, समझो, जो ऑर्गन आपके बॉडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे तक चलेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, इनका कहना ऐसा था। एंड ये देखा भी गया है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो पहले काम करते थे लेकिन अभी काम नहीं कर पा रहे, वो अभी क्या हो गए, वो अभी है लेकिन क्या है, उन्होंने बोला कि वो जाके डिजनरेट हो जाएंगे बाद में। ठीक है, यस, ओके, तो ठीक है, ये मान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या, एक्वायर्ड कैरेक्टर फॉर एग्जांपल समझ लो सिंगिंग, डांसिंग, ये क्या है, ये ऐसे कैरेक्टर्स है जो हमने खुद एक्वायर्ड किया लाइफ टाइम में। क्या किया हमने, खुद एक्वायर्ड किया। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक तो दिया जिराफ का, लॉन्ग नेक जिराफ का, लॉन्ग जिराफ का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जिराफ की मुंडी क्यों बड़ी, नेक क्यों बड़ा, बिकॉज वो टॉल टॉल प्लांट्स के ऊपर फीड करना चाहते थे, यस, ब्राउज कर रहे थे किसके, टॉल प्लांट्स के, टॉल ट्रीज के ऊपर, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे होते होते क्या हुआ, उनका नेक पूरा बढ़ गया। ठीक है, तो उन्होंने एक्वायर कैरेक्टर को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, लॉन्ग नेक, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नेक एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया हैमरिंग का। लाइक जो आर्म्स होते हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं किसके, आयरन स्पिक के। ठीक है, यस, स्ट्रॉन्ग आर्म्स ऑफ आयरन स्मिथ। क्यों ऐसा, बिकॉज वो हथौड़े से उसे मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, जिसका कारण क्या हो जाता है, हमारा जो आर्म है मतलब स्ट्रॉन्ग होते जाता है। वो कैरेक्टर आगे उसके बच्चों में भी आएगा। उन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, यस, तो इन्होंने ऐसे बोला, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपको लगता है क्वाइट कैरेक्टर्स आगे जाते हैं, नो, क्योंकि वो हमारे जीन में नहीं है, वो हमने खुद सीखा है। कोई भी कैरेक्टर अगर ट्रांसमिट होना है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो वो जीन में होना इंपॉर्टेंट है, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इनकी जो ये वाली थियोरी थी, थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनको डिस्प्रूव कर दी थी। क्या कर दी थी, डिस्प्रूव कर दी थी। लेकिन ये वाली थियोरी एक हद तक से यूज और डिसयूज, जो अगर नहीं इस्तेमाल होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, इतने जल्दी नहीं होते। नहीं तो हमारे बॉडी में अभी तक अपेंडिक्स नहीं रहता या विजडम टूथ नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी हमारे बॉडी में वो है। यूज एंड डिसयूज थ्योरी को थोड़ा माना गया, लेकिन इनको डिस्प्रूव कर दिया गया, बिकॉज एक्वायर कैरेक्टर कभी इनहेरिट बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर ही इनहेरिट होते हैं जो जीन में हमारे डीएनए के अंदर रहते हैं। ओके, इतना समझ में आया गाइस। दो थ्योरीज हमने पढ़ी, डार्विनिज्म एंड लमार्किज्म। इसका मेन पॉइंट लाइन आपको याद रखनी है। गेटिंग, यस, ओके। आगे पढ़ेंगे हम, आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, देखो अभी ये टॉपिक इतना आपको सिर्फ याद रखना है कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में क्या क्या आता है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो कितने एविडेंसेस है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल है, क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। दूसरा कौन सा है, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल। तीसरा कौन सा है, पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, लॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, यस, ओके।
एंड फोर्थ अगर हम बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, यस गाइस, ओके, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और भी क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी ये क्या है, ये बहुत सारे एविडेंसेस है। अभी इनमें अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी, मतलब आपने अगर देखा होगा तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस भी, एवोल्यूशन हुआ है इसका एविडेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हमारे नाक इधर ही होता है, हमारे आई जो है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का ले लो, कोई भी एनिमल्स का ले लो, तो नाक इधर है तो इधर ही है, आंखें इधर है तो इधर ही है, कान इधर है तो इधर ही है। इसका मतलब क्या है, हमारा कोई तो एक कॉमन ओरिजिन होगा। तो उस एविडेंस से पता चला कि हम इवॉल्व हुए हैं, हर एक एनिमल अलग अलग पैटर्न में आगे जाके इवॉल्व हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। आपके टेक्स्ट बुक में उसका डायग्राम भी दिया है, डॉग का दिया है, यस ओके, फोटोज दिए हैं। एनाटॉमिकल मतलब अगर आप देखोगे तो एनाटॉमी, हमारी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऊपर वाले कैरेक्टर जो हमने बात की, आईज नाक एंड ऑल। एनाटॉमी मतलब हमारे बोन का कैरेक्टर, अंदर जो बोन्स एनाटॉमी वो भी सेम है, ठीक है, एक हद तक क्या है सेम है। अगर फोर लिम्स को देखोगे डॉग के या हमारे, तो अंदर जो बोन्स है एक हद तक हमें सेम दिखते हैं, ठीक है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या, व्हाट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, इन अ फॉर्म ऑफ फॉसिल, ठीक है, हम खुदाई करते हैं तब हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलेंगे या इम्प्रेशंस मिलेंगे, बहुत सारे लीफ के इम्प्रेशंस जो अभी नहीं है लेकिन पहले थे, फॉसिल्स पाए जाएंगे जिससे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है, ओके, यस, उसे हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। व्हाट अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब ऐसा ऑर्गन जो पहले इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अभी बिल्कुल भी यूज में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, विजडम टूथ, क्या है विजडम टूथ, और दूसरा क्या है, यस अगर बात करें तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ओके, विजडम टूथ है, अपेंडिक्स है, टेल बोन है, ओके, क्या है दूसरा, टेल बोन। ये सब क्या है, अभी तो इस्तेमाल में नहीं है लेकिन हमारे बॉडी में है, इसे हम क्या बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यस। लास्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर आपके टेक्स्ट बुक में आपने डायग्राम देखा तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जो भी एम्ब्रियो, जिसका भी एनिमल का एम्ब्रियो बनता, जो एम्ब्रियो बनता है वो सेम दिखता है, कैसे दिखता है, फिर वो डॉग का हो, कैट का हो, ह्यूमन का हो या एनी अदर एनिमल्स का हो, स्टार्टिंग का जो एम्ब्रियो वाला फेज होता है जब वो इनिशियल स्टेज में बनता है वो तो सेम दिखते हैं सबके। इससे क्या पता चलता है कि एक पहले हम सेम हुआ करते थे, अभी हम अलग अलग पैटर्न में या रूप में इवॉल्व हुए हैं। तो इतने सारे एविडेंसेस है एवोल्यूशन के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट आता है, एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज कनेक्टिंग लिंक, यस, क्या आता है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, यस, क्या है कनेक्टिंग लिंक्स, क्या है गाइस, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या, कुछ तो कनेक्टिंग लिंक पाई गई है, मतलब इधर आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है प्लैटिपस का, प्लैटिपस का। अब ये प्लैटिपस को कनेक्टिंग लिंक किसका बोला गया है, लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। क्यों भाई ऐसा क्यों बोला गया, बस ये एक ऐसा प्राणी है जिसके पास रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स है, मैमल्स के भी कैरेक्टर्स है। इसका क्या मतलब है कि वो पहले रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुआ है मैमल्स के अंदर, ऐसा क्यों, इनके पास ऐसे कौन से कैरेक्टर्स थे, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर कौन से थे, एक तो एक ये जो प्लैटिपस था वो एग लेइंग था, और एग लेइंग तो मैमल के कैरेक्टर नहीं है, वो किसके कैरेक्टर है, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर है, ठीक है, यस। अगर मैं मैमल्स के कनेक्टिंग लिंक मतलब कनेक्टिंग लिंक अगर ऐसे बोला जाए तो मैमल्स में इनका जो कैरेक्टर है वो है मैमरी ग्लैंड, क्या है मैमरी ग्लैंड। तो इसे कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला गया है, बिकॉज रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स इसमें हैं एज वेल एज मैमल्स के भी कैरेक्टर्स इसमें हैं। जैसे वो इवॉल्व होते होते जा रहा था, उसने आधा ढंग मैमल्स का ले लिया था लेकिन पीछे वाला रेप्टाइल्स का ढंग अभी तक छोड़ा नहीं था। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है, ओके, यस, एनी डाउट गाइस, ओके, आगे जाएंगे हम। पेरीपैटस भी एक एग्जांपल दिया है, पेरीपैटस, पेरीपैटस, पेरीपैटस जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा। अगर आपने देखा होगा एनालिडा और अर्थ्रोपोडा में, एनालिडा क्या है,
एनिलिडा मतलब अर्थवर्म का एग्जांपल है, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, पूरी सेगमेंट होती है, वैसे ही इनकी भी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, ठीक है फाइन। एंड अर्थोपोडा, अर्थोपोडा क्या है, उनके पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन होते हैं, एनिलिडा के पास नहीं होते, लेकिन इनके पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन होते हैं, तो ये दोनों कैरेक्टर्स इनमें पाए गए। दैट्स व्हाई इट इज पेरिपैटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड अर्थोपोडा। एक दूसरा पॉइंट आता है स्पीसिएशन। ये टॉपिक आपको बहुत छोटा टॉपिक है, इस पे ध्यान दो। स्पीसिएशन मतलब क्या है, एक स्पीशीज, स्पीशीज 1 था पहले, वो इवॉल्व हो गया स्पीशीज 2 में। अब बोलोगे मैम आपने इवोल्यूशन का भी यही डेफिनेशन बोला था, ऑब्वियसली डेफिनेशन तो यही है, वो स्लो ग्रेजुअल चेंजेस था। स्पीशीएशन मतलब पूरा स्पीशीज चेंज हो गया, ठीक है, यस। क्या होगा, पूरा स्पीशीज चेंज हो गया। इसके बीच में लमार्किज्म की हो गया, यस यस। और इसके बीच में डार्विनिज्म की थ्योरी भी अप्रूव हो गई, फिटेस्ट कैन सर्वाइव वाली, लमार्क वाली भी हो गई, लाइक यूज एंड डिसयूज वाला थियरी, ठीक है। और क्या, स्लो ग्रेजुअल चेंज हो गया, और उसके कारण पूरा एक न्यू स्पीशीज बना, ठीक है ठीक है, यस। ये स्पीशीज 2 बना, ये स्पीशीज 2 किसके कारण बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण भी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो स्पीशीज गए होंगे, तो वहां का एनवायरमेंट अलग हुआ रहेगा, उसके कारण भी वो अडेप्ट हुए रहेंगे, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण भी, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस। ये टॉपिक है स्पीसीएशन, ओके। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत छोटा पार्ट है, ह्यूमन इवॉल्व हुए थे, कैसे हुए थे ह्यूमन इवॉल्व, ठीक है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, ज्यादा याद रखोगे तो भूलने को ही हो जाएगा पूरा। यस, कैसे इवॉल्व हुए, एक तो ह्यूमंस में इवॉल्व हुए, और दूसरा मंकी एंड एप्स पे। देखो आज तक मंकी और एप्स, सॉरी एप्स लिखना था मुझे, एंड एप्स, ओके। तो हमें क्या लगता था, मंकी हमारा एंसेस्टर है, मंकी हमारा एंसेस्टर है, लेकिन वो है नहीं, मंकी हमारे क्या है, नेबर है, मंकी क्या है, हमारे नेबर है, ये समझ में आ रहा है। ह्यूमन अलग से यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, बोला गया है कि आपके टेक्स्ट बुक में वो लिमर से इवॉल्व हुए, ठीक है, लेकिन आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, रामापिथेकस से स्टार्ट करो, लिमर से ड्रायोपिथेकस बनाओ, फिर रामापिथेकस बनाओ, यस, रामापिथिकस, ठीक है, रामापिथिकस। ये रामा वर्ड कहाँ से मिला भाई, राम से मिला, क्योंकि रामापिथिकस पाए गए थे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ एशिया में। गेटिंग माय पॉइंट, यस। ये पहले 1 करोड़ ईयर अगो थे, TYA मतलब 1 करोड़ ईयर अगो, ठीक है। रामापिथिकस से वो आगे इवॉल्व हुए ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, ये ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, यस, ठीक है। ये कब पाया गया, ये पाया गया 40 लाख ईयर अगो, LYA मतलब लाख ईयर अगो, ठीक है, यस। फिर एक हाईली स्किल्ड ह्यूमन बना, ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन बना, यस, ओके। ये कब पाया गया, 20 लाख ईयर अगो, हाईली स्किल्ड, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। फिर एक इरेक्ट, पहले ऐसे झुकने वाले पूरे ह्यूमंस दिखते थे, फिर उनका इरेक्ट पोस्चर आ गया, तो यहाँ पे पहली बार उनमें इरेक्ट पोस्चर दिखा, इरेक्ट पोस्चर दिखा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका नाम जो है उसे हम बोलेंगे होमो इरेक्टस, क्या बोलेंगे हम उसे, होमो इरेक्टस, ओके, यस, समझ में आ रहा है। ये कब बना, ये बना 15 लाख ईयर अगो, समझ में आ रहा है, ओके, यस, होमो इरेक्टस, ओके। आगे भी बने, आगे क्या है, हाईली स्किल्ड, मोस्ट वाइस मैन, वाइस मैन मतलब पूरा मैन की तरह दिखता था, वो बना, दैट इज नियंदरतल, नियंदरतल मैन, ओके। ये कब बना, 1.5 लाख ईयर अगो, ओके, यस। याद रखना बहुत ही जरूरी है, इतना याद रख के बस हो गया, और इसको वाइस मैन बोला गया है, वाइस मैन, पूरा मैन की तरह दिखता था, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मंकीज अलग है, आपको याद आया अभी, मतलब समझा आपको, वो हमारे एंसेस्टर्स नहीं है बिल्कुल भी,
पॉइंट्स लिखने हैं मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक लास्ट लाइन बचती है अभी। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो एग्रीकल्चर्स या बोल सकते हो केव पेंटिंग्स, ओके, एग्रीकल्चर्स ये केव पेंटिंग्स कब इवॉल्व हुए, कब आए, ठीक है। यस, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर करना इन्होंने स्टार्ट किया, ओके। और फिर 18 साल पहले केव पेंटिंग स्टार्ट हुई थी, 18,000 साल पहले, ईयर्स अगो क्या हुआ, केव पेंटिंग स्टार्ट हुई थी। और फिर 5,000 ईयर्स अगो क्या स्टार्ट हुआ था, 5,000 ईयर्स अगो क्या स्टार्ट हुआ था, लैंग्वेज, बोलना स्टार्ट किया था, लिखना स्टार्ट किया था, राइटिंग, ओके। ये आपको फिलहाल याद रखना है। जैसे मैंने आपको स्पीसिएशन का ये समझा, आपको सिर्फ आपको याद रखना है। अभी कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं साइंस में जो याद रखने पड़ते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता गाइस, तो याद रखो। यस, हाँ, अभी मुझे एक स्पीसिएशन के बारे में मैंने आपको लिख के दिया था। स्पीसिएशन, आपको डाउट आता होगा स्पीसिएशन का अगर एग्जांपल दूं तो एक फॉक्स का एग्जांपल। क्या हुआ करता था पहले, ये जो डॉग है ये फॉक्स का इवॉल्व वर्जन है, ठीक है। कई कई लोग फॉक्स को पालने लगे, ठीक है। तो वो जंगल में जो फॉक्स होता है उनका हैबिटेट कैसे होता है, अलग होता है, वो शिकार करना जानता है, लेकिन फॉक्स को जैसे पालने स्टार्ट कर दिया गया तब वो डॉग में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक पूरी अलग स्पीशीज बन गया और अभी वो डोमेस्टिक बन गया, वो फॉक्स की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या हुआ, एनवायरमेंट के कारण वो पूरा स्पीशीज वन स्पीशीज टू में कन्वर्ट हो गया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, स्पीसिएशन का। तो अगर आपको नहीं पता था ये डॉग क्या था, डॉग पहले प्रजाति थी नहीं, वो बनी है, तो हमारे कारण बनी, हमने उसे पालना स्टार्ट किया, किसे, चालाक, दैट इज फॉक्स, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। ये समझा आपको, एनी डाउट? So we are done with this chapter. चैप्टर का ओवरव्यू, यस, समझा। हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था गाइस, यहाँ से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में स्टार्ट किया था। आपको पता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ज्यादा वेरिएशंस कहाँ पे मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं, और ये वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, जो कि हेरिडिटी के कारण आते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ठीक है हेरिडिटी को दूसरा नाम है इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेड किए हैं कैरेक्टर्स, लेकिन ये हेरिडिटी किसके कारण आती है, डीएनए के कारण आती है, ओके। तो डीएनए को पढ़ने के लिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है वो पहले पढ़ना पड़ेगा। दो प्रकार के डीएनए एंड आरएनए, ओके। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इनका जो ये पूरा एक पॉलीमर है वो कौन से मोनोमर से बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है, गेटिंग, ओके। और न्यूक्लियोटाइड शुगर, राइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट से बनेगा। आगे देखिए तो उसका स्ट्रक्चर हमने पूरा ड्रॉ किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्यूरिन कौन सा है, पिरिमिडिन कौन सा है, वो याद रखना है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसे मैंने शो किया कैसे वो अरेंज होते हैं, यहाँ पे भी वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के साथ अरेंज होंगे, यस। कौन किसके साथ पैर करता है, यस, ये मैंने बताया था। सारी लेटर है इनके पास एटीजीसी, इनके पास टी की जगह यू होता है, यूरासिल, ठीक है। पेयरिंग ऑफ डीएनए यू कैन सी ए और टी, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड जी और सी में ट्रिपल। आरएनए में ए हमेशा यू के साथ करता है, जी तो सी के साथ, सेम लाइक डीएनए, ओके। आगे ये दिख रहा है आपको, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सेंट्रल डॉगमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, सिंपल भाषा में डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, यस। आरएनए से एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, दैट इज ट्रांसलेशन। इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाता है, उसे एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड बनाया जाता है, इसको पढ़ के वो प्रोटीन बनाया जाता है जो कि अमीनो एसिड से जुड़ के बनता है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए किसको आना पड़ता है, टीआरएनए को आना पड़ता है। आप बोलोगे मैम टीआरएनए क्या है, तो हमने पढ़ा है टीआरएनए क्या होता है, तीन प्रकार के आरएनए जो कि नॉन जेनेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है हमें, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एमआरएनए क्या है, वो डीएनए से बना है, आपको अच्छे से पता है। टीआरएनए ट्रांसलेट करने के लिए आता है भाषा, कैसे आएगा, बिकॉज इनके पास क्या रहता है, एंटीकोडॉन रहता है, किसके पास, टीआरएनए के पास क्या रहता है, एंटीकोडॉन रहता है, सिंपल। वो पढ़ता है, उसे अटैच होता है और रेल की तरह आगे आगे वो पढ़ते पढ़ते जाता है, ऊपर से अमीनो एसिड आते आते जाते हैं और एक चेन बनती है ऊपर, राइबोसोम के, राइबोसोमल आरएनए के ऊपर। ये ट्रांसलोकेशन कराता है टीआरएनए का, और वही प्रोटीन होता है, ठीक है। हर एक की इंफॉर्मेशन अलग होगी बिकॉज हमारे जीन्स अलग है हर हर एक के, ठीक है, यस। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ा जाता है, तीन लेटर के फॉर्म में, दैट इज कोडॉन,
तो यहाँ पे कोडॉन इंपॉर्टेंट है, एंटी कोडॉन इंपॉर्टेंट है। यस ओके, मैंने ट्रांसलोकेशन क्या था वो सब कुछ बता दिया था। यस म्यूटेशन मतलब एक अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस गायब हो जाएगा या नया ऐड हो जाएगा तो पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा, तो प्रोटीन ही बदल जाएगा। ठीक है। यस ओके, और ये म्यूटेशन के कारण ही एक एवोल्यूशन होता है, बहुत ही स्लो है, ग्रेजुअल है ये पूरा। ठीक है, स्पीशीज ए टू स्पीशीज बी बनने के लिए पहला जो बना एनिमल या लाइफ या जीव ऊपर आया वो किससे बना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बनाया। ठीक है, सीधे ये थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विनिज्म थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का इसका एग्जांपल है थियोरी का। ओके नेक्स्ट लमार्किज्म, यू कैन सी दिस सिंपल यूज और डिसयूज, मेन पॉइंट्स को याद रखिए, ज्यादा इसमें मत घुसिए। ठीक है, तो याद रह जाएगा। थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर डिस्प्रूव हो गई थी, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है तो आगे नहीं जाता। तो आयरन स्मिथ का स्ट्रॉन्ग हार्म था तो उसके बच्चे का भी डायरेक्ट पैदा होते ही स्ट्रॉन्ग हार्म हो जाएगा, नहीं होने वाला। गेटिंग यस ओके, ये बहुत सारे एविडेंसेस है वो याद रखने, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैलेंटोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। गेटिंग यस ओके, फिर मैंने कनेक्टिंग लिंक की बात की थी, उसके दो एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट है। यस कौन किसके कनेक्टिंग लिंक है, स्पीसिएशन क्या है, नया स्पीशीज में रूपांतर हो गया उसका। तो एक बहुत ही खास एग्जांपल है गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर, फिंचेस बर्ड्स की तरह ही दिखते हैं, डार्विन फिंचेस उसे बोला गया है, वो स्पीशीज 1 से स्पीशीज 2 में कन्वर्ट हो गए थे। कैसे, उसका बिग साइज चेंज हो गया था, अलग ही बन गए थे पूरे। ठीक है यस, बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण भी हो सकता है, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कहीं दूर रहने गए, वहां का एनवायरमेंट अलग हो गया तो हो गया, लेकिन ये ग्रेजुअल चेंज। इसमें लमार्किज्म की कहीं थियरी फॉलो होती है, कहीं डार्विनिज्म, नेचर भी सिलेक्ट करता है इन्हें। ठीक है, आगे ये बहुत छोटा पार्ट ह्यूमन एवोल्यूशन का, मंकीज अलग से हुए इवॉल्व और ह्यूमन अलग से हुए, हमारे मंकीज एंसेस्टर नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसका इतना ही चार्ट याद रखोगे बस हो गया। इरेक्ट पोस्टर कौन सा, होमो इरेक्टस, एंड वाइस वन इज निएंडरथल। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कब क्या क्या हुआ, सिंपल यस। So we are done with this chapter. Main topics, main points याद रखिए, बस हो गया। Then guys, okay, fine.